सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ कि हमारी दोनों बेटियाँ बड़ी हो रही हैं, तो क्यों ना अब उनकी शादी के बारे में सोचा जाए। क्योंकि आपकी इतनी कम तनख्वाह में हम उन्हें इतना ही पढ़ा सकते थे, और अब हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि दोनों की शादी एक साथ कर दें। इसलिए बड़ी बेटी प्राची की शादी के बाद कुछ साल इंतजार करने के बाद ही हम दूसरी बेटी प्रिया की शादी के लिए पैसे का इंतजाम कर पाएंगे। सावित्री जी ने चिंतित होते हुए अपने पति मोहन जी से कहा, तो मोहन जी बोले, अरे भाग्यवान, तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये सब तुम्हारे सोचने की बातें नहीं हैं। मैंने अपनी बेटियों को इसलिए पढ़ाया है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। उन्हें आगे बढ़ने का मैं पूरा मौका दूंगा, क्योंकि शादी के बाद इतनी जिम्मेदारी हो जाती है कि लड़की अपने बारे में कभी सोच ही नहीं पाती। देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन नौकरी तो वो अपने घर वालों की रजामंदी से भी कर लेगी, और अगर शादी की उम्र निकल गई तो अच्छा लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मेरी बात पर विचार कीजिए, और अगर ठीक लगे तो मेरी एक सहेली है ममता, उसके भाई का बेटा है, बहुत अच्छा परिवार है। लड़का क्या करता है? कुछ सोचते हुए मोहन जी ने पूछा। तो सावित्री जी बोली, लड़का इंजीनियर है, बहुत पैसा कमाता है। मुझे तो सही लगा, आपका पता नहीं। हाँ सावित्री, आपकी बात से कुछ हद तक मैं भी सहमत हूँ, लेकिन अपनी बेटियों की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मैं बिना उनकी मर्जी के नहीं ले सकता। अगर आप सहमत हैं तो ठीक है, हम शाम को ही उनसे बात कर लेंगे। सावित्री जी ने भी खुशी जताते हुए कहा और रसोई में चली गई, और इधर मोहन जी आंखें बंद करके पुरानी यादों में खो गए। 20 साल पहले जब प्राची का जन्म हुआ था तो उनकी अम्मा जी को पूरी उम्मीद थी कि सावित्री को बेटा ही होगा। सबसे कहती फिरती कि मेरी सास को पहला बेटा हुआ, मुझे भी बेटा हुआ, और अब देखना मेरी बहू को भी पहला बेटा ही होगा। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है। जब प्राची का जन्म हुआ तो अम्मा जी निराश हो गई। दबी आवाज में सावित्री को कोसना भी शुरू कर दिया। एक दिन पड़ोस वाली दादी से बोली, अरे ताई जी, गलती तो हमारी ही थी, हमें ये भी तो देखना था कि ये भी अपनी माँ की पहली बेटी है, बस इसीलिए इसके भी पहली बेटी हो गई। सावित्री तो बेचारी चुप ही रहती, लेकिन मोहन जी एक दिन बोल ही पड़े, अम्मा, ये रात दिन क्या बेटा बेटा लगा के रहती हो? मेरे लिए बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है, और जब मुझे पालन पोषण में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप भी परेशान मत होइए। बेटे का गुस्सा देखकर अम्मा जी चुप हो गई, कुछ भी कहना बंद कर दिया। लेकिन अब एक नई धुन सवार हो गई। अब जिंदगी ही कितनी बची है। अगर जीते जी घर का चिराग देख लेती तो सुकून से मरती। पर अम्मा, आपको हुआ क्या है? मोहन जी हंसते हुए बोले, अरे बेटा, बुढ़ापे का शरीर है, क्या जाने भगवान का कब बुलावा आ जाए। खैर, अम्मा की मुराद ऊपर वाले ने सुन ली, और एक दिन सावित्री ने अम्मा जी को बताया कि वो दोबारा माँ बनने वाली है। ये सुनकर तो अम्मा जी बहुत खुश हो गई, और पिछली सारी बातें भूलकर सावित्री का खूब ख्याल रखने लगी। इस बार भी बेटे की उम्मीद थी, लेकिन सावित्री को 7वां महीना ही चल रहा था कि एक दिन अम्मा जी बाथरूम में फिसलकर गिर गई। सर पर इतनी जोर की चोट लगी कि 2 दिन बेहोश रहने के बाद भी होश नहीं आया, और भगवान को प्यारी हो गई। मोहन जी और सावित्री जी के दुख की तो कोई सीमा ही नहीं थी। अम्मा के जाने से पूरा घर सूना हो गया। जैसी भी हो, पर घर की रौनक थी। अम्मा जी चली गई, मन में पोते की आस लिए। ये अफसोस कहीं ना कहीं सावित्री को भी था। खैर, भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है। 9 महीने पूरे हो गए, और एक बार फिर सावित्री ने बेटी को जन्म दिया। वैसे इस बार सावित्री को भी बेटे की ही आस थी, लेकिन मोहन जी अपने उसूलों के पक्के ठहरे। दूसरी भी बेटी हो गई तो क्या हुआ, दिखा दूंगा दुनिया को कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। एक दिन अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगी तो सारी दुनिया कहेगी, वो देखो, प्राची और प्रिया के पापा जी जा रहे हैं। बस इसी भावना के साथ मोहन जी ने सावित्री से कह दिया
कि अब बेटे की राह में तीसरी संतान को जन्म नहीं देंगे। सावित्री ने भी मोहन जी की बात पर सहमति जता दी, क्योंकि वो भी जानती थी कि उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो 3-3 बच्चों की अच्छी परवरिश कर पाएंगी। बस इसीलिए उसने भी पति के निर्णय में सहमति दे दी। और इस तरह एक माता पिता की जिम्मेदारी को देखते हुए मोहन जी और सावित्री जी ने बेटियों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। दोनों बहनें पढ़ाई से लेकर घर के काम काज तक हर काम में निपुण थी, और जितनी सुंदर खुद उतना सुंदर स्वभाव। आज सावित्री ने जो भी बातें कही उनमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी थी, क्योंकि बढ़िया परवरिश और उच्च शिक्षा के चलते मोहन जी का बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। और वैसे भी आज के समय में आपकी बेटी चाहे जितनी होशियार हो, पढ़ी लिखी हो, जब शादी की बात होती है तो दहेज की समस्या सबसे पहले आती है। अच्छा लड़का चाहिए तो दहेज भी चाहिए, और लाख कोशिश करो पर पहली बेटी में ही इतना खर्चा हो जाता है कि दूसरी की शादी करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। सही कहा था सावित्री ने। आज से कोशिश करेंगे तभी दोनों बेटियों की शादी सही समय पर कर पाएंगे। अभी मोहन जी सोच विचार में ही डूबे थे कि तभी उनकी छोटी बेटी प्रिया आ गई। पापा जी चलिए, मम्मी बुला रही है, खाना तैयार है। हाँ बेटा आता हूँ, कहते हुए मोहन जी भी उठकर खाने की टेबल पर आकर बैठ गए और प्राची से बोले, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? जी पापा जी, पढ़ाई ठीक चल रही है। बेटा तुमसे एक सलाह लेनी थी। जी बोलिए पापा। देख बेटा, तुमसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। मैंने छोटी सी कमाई में तुम दोनों बहनों की अच्छी से अच्छी परवरिश देने की कोशिश की। तुम्हारी पढ़ाई अभी चल ही रही है, और पूरी होते होते तो पता नहीं कितना समय और लगेगा। इसलिए अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं बेटा। पढ़ी लिखी हो, ससुराल वाले चाहेंगे तो आगे और भी पढ़ा देंगे। लेकिन बेटा अगर तुम्हारी शादी में देर हुई तो प्रिया की शादी भी समय से नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर तुम कहो तो हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तुम हाँ कहोगी तभी हम बात को आगे बढ़ाएंगे। अपने पिता की बात सुनकर प्राची पहले तो कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, पापा जी जैसी आपकी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्राची की बात सुनकर सावित्री जी की आंखों में तो चमक आ गई। मोहन जी जानते थे कि प्राची बहुत समझदार है। वो अपने माता पिता की परिस्थितियों को देखते हुए राजी हो गई। आगे किसी ने कोई बात नहीं की। खाना खाने के बाद सब अपने अपने काम में लग गए। प्राची और प्रिया भी अपने कमरे में चली गई। अंदर जाते ही प्रिया ने कहा, दीदी आपने शादी के लिए क्यों हाँ कर दिया? फिर आपकी पढ़ाई का क्या होगा? आपके सपने सपने ही रह जाएंगे। अभी तो दीदी जिंदगी की शुरुआत है। अगर अभी से शादी की जिम्मेदारी में उलझ गई तो आपका करियर ख़त्म हो जाएगा। प्रिया हमारे पापा ने हमें बहुत प्यार से पाला है। उन्होंने हमें कभी कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, और आज जब वो हमारी शादी को लेकर चिंतित हैं तो हम उनकी चिंताओं को और नहीं बढ़ा सकते। हमें उनकी परेशानियों को बढ़ाने की बजाय कम करना है। प्राची की बात सुनकर प्रिया ने कहा, अच्छा दीदी, और आपका नौकरी करने का सपना, उसका क्या होगा? नौकरी? अरे वो तो मैं कभी भी कर लूँगी। मैं शिक्षित हूँ, मेरी पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। और अभी तो सिर्फ हाँ की है, अभी तो समय लगेगा। आपकी बात ठीक है दीदी, लेकिन अगर आपके ससुराल वालों को आपकी पढ़ाई ना पसंद हुई तो फिर क्या करोगी? प्रिया ने सवाल किया तो प्राची बोली, देख प्रिया, ये सब शादी के बाद की परिस्थितियों पर निर्भर होगा। अगर मेरे ससुराल में सब ठीक रहा और उन्हें मेरे आगे की पढ़ाई करना पसंद नहीं होगा तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। मेरे विचार से जीवन में सुख शांति होना सबसे ज़रूरी है। मेरे नौकरी पैसा होने से अगर घर परिवार में कलह होती है तो ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा? इसका मतलब आप समझौता कर लोगी। नहीं प्रिया, सबकी खुशी में ही खुश होना मेरे जीवन का उसूल है। प्राची ने सहजता से उत्तर दिया तो प्रिया बोली, ठीक है दीदी, फिर चलो बंद करो ये किताबें और शादी के सपने देखना शुरू कर दो। कहते हुए प्रिया हंसने लगी।
उधर प्राची की सहमति के बाद सावित्री जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। न जाने कितने सपने उनकी आंखों के सामने नाचने लगे। अगले दिन जल्दी जल्दी उसने सारे काम निपटाए और अपनी सहेली ममता को फ़ोन लगाया। हेलो ममता, मैं सावित्री बोल रही हूँ। अरे हाँ सावित्री, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ ममता। अपनी प्राची ने शादी के लिए हाँ कर दी है। उस दिन तुम अपने भाई के बेटे की बात कर रही थी ना, वो कैसा रहेगा अपनी प्राची के लिए? अरे सावित्री, तुमने तो हमारे दिल की बात कह दी। प्रशांत बहुत ही अच्छा लड़का है, घर परिवार भी बहुत अच्छा है, 2 छोटी बहन हैं और फिर मेरे भैया जी के पास इतनी जायदाद है कि उन्हें बेटियों की शादी की भी कोई चिंता नहीं है। पर ममता, हमारे पास बहुत पैसा नहीं है। तुम तो जानती हो प्राची के पापा की इतनी अच्छी कमाई नहीं रही। बच्चे अच्छे से पढ़ गए, बस थोड़ा बहुत जो जमा किया उसी में दोनों बेटियों की शादी भी करनी है। हाँ सावित्री, मुझे सब पता है। एक बार बात तो उठने दो, फिर देखते हैं। वैसे मेरे भैया भाभी के पास इतना पैसा है कि उन्हें बस बहू चाहिए, ममता जी ने कहा। तो इधर सावित्री जी खुश हो गई और बोली, तो ठीक है, आज ही बात करना और फिर जैसा भी हो बताना मुझे। मेरी बहुत इच्छा है कि प्राची की शादी प्रशांत के साथ हो जाए। हाँ सावित्री, मैं पूरी कोशिश करूँगी। और फिर जोड़ियाँ तो ऊपर वाला ही बनाता है। यदि प्राची की किस्मत में प्रशांत होगा तो ये शादी जरूर होगी। तुम निश्चिंत रहो। ठीक है, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगी, कहकर सावित्री जी ने फ़ोन रख दिया और मन ही मन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे मेरे भोलेनाथ, मेरी प्रार्थना सुन लेना। लेकिन जब 1-2 दिन बीत गए, ममता जी का फ़ोन नहीं आया तो सावित्री जी को लगने लगा कि शायद लड़के वालों ने मना कर दिया, तभी ममता जी ने फ़ोन नहीं किया। हर समय सावित्री जी के कान फ़ोन पर ही लगे रहते। आखिर 4-5 दिन इंतज़ार करने के बाद ममता जी का फ़ोन भी आ गया। हेलो सावित्री, मैंने भाभी से बात की थी, वो अपनी प्राची को देखना चाहती हैं। जीजा जी को बोल देना एक बार मेरे भाई से फ़ोन पर बात कर लें। अरे वाह ममता, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करना, जब वो लोग प्राची को देखने आएंगे तो तुम भी साथ में आ जाना। अगर तुम साथ रहोगी तो हमें भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी। हाँ ठीक है सावित्री, मैं भी भैया भाभी के साथ आ जाऊंगी। अरे प्राची की शादी प्रशांत से हो जाए, इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। पर हाँ, तुम जीजा जी से कह देना कि वो जल्दी से बात करके प्राची को देखने दिखाने की बात कर लें। ठीक है, आज ही उन्हें बोलती हूँ, कहकर सावित्री जी ने फ़ोन रख दिया। और अगले ही दिन मोहन जी ने ममता के भाई महेश जी से बात की तो 2 दिन बाद ही प्राची को देखने आने की बात तय हो गई। अच्छी बात तो ये थी कि 2 दिन बाद प्रशांत भी छुट्टी आ रहा था और महेश जी चाहते थे कि इन्हीं छुट्टियों में प्रशांत भी प्राची को देख ले। और अगर प्रशांत को प्राची पसंद आई तो शादी भी जल्दी ही करवा देंगे। खैर 2 दिन के बाद मोहन जी के घर में जोरों शोर से तैयारियां चल रही थी। अरे प्राची, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जाओ, सुबह से काम में लगी हूँ, वो लोग आते ही होंगे। क्या मम्मी, ऐसी ही ठीक हूँ, जैसी हूँ उन्हें वैसी ही पसंद आनी चाहिए, प्राची ने कहा। तो प्रिया भी बोली, हाँ मम्मी, दीदी ठीक ही तो कह रही है, और फिर हमें भी तो लड़का पसंद होना चाहिए ना। चलो बातें मत बनाओ और दोनों जाकर तैयार हो जाओ। तुम्हारे पापा को मिठाई और समोसे लेने भेजा था, वो भी लगता है हलवाई की दुकान पर खुद ही समोसे बनाने बैठ गई। सावित्री की बात सुनकर दोनों बहनें ठाके लगाकर हंसने लगी और फिर बोली, मम्मी हम तैयार होने जा रही हैं, पापा भी आते ही होंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। देखो प्रिया, कौन आया है? लगता है तुम्हारे पापा आ गए हैं, दरवाज़ा खोल दो। और प्राची तुम जल्दी करो, कहते हुए सावित्री जी ने प्राची को अंदर तैयार होने के लिए भेज दिया। इधर प्रिया ने जाकर दरवाज़ा खोला तो हैरान हो गई, क्योंकि सामने ममता और उसके साथ लड़के वाले खड़े थे। नमस्ते आंटी जी, आइए आइए, अंदर आइए, प्रिया ने कहा। तो सब लोग उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। आप लोग बैठिए, मैं अभी मम्मी को बुलाती हूँ, कहते हुए प्रिया जैसे ही अंदर जाने लगी कि तभी सावित्री जी आ गई। जी नमस्ते,
घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, ममता जी साथ में थी ना? लड़के की माँ कावेरी जी ने कहा। तो ममता जी बोली, हाँ सावित्री, बहुत पहले एक बार आए थे, तब से अब में बहुत अंतर आ गया है। बस्ती भी बहुत हो गई है, फिर भी घर ढूंढ ही लिया। तभी मोहन जी ने दस्तक दी। ओहो, माफ़ कीजिए, मैं काम से बाहर गया था। यहाँ पास में ही समोसे की दुकान है, वहाँ बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं, तो सोचा आप लोगों को भी खिलाया जाए, बस वही लेने चला गया था। कोई बात नहीं मोहन जी, आपके घर आकर हमें ये लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिले हैं, कावेरी जी ने कहा। तभी मोहन जी समोसे और मिठाई सावित्री जी को देते हुए बोली, अरे सावित्री जाओ, भाई चाय और समोसे लेकर आओ, और प्राची को भी तो मिलवाओ सबसे। जी बिल्कुल, मैं अभी आती हूँ, कहकर सावित्री मुस्कुराते हुए अंदर प्राची के कमरे में गई। प्रिया बेटा, तुम चाय बनाओ, और प्राची तुम भी प्रिया के साथ बाहर आ जाना, और वो लोग जो भी पूछें अच्छे से जवाब देना बेटा, बात बिगड़नी नहीं चाहिए। लड़का भी बहुत अच्छा है। क्या बोलते हो तुम लोग अंग्रेजी में? हैंडसम, बहुत हैंडसम है। ये सुनकर दोनों बेटी फिर से एक बार हंसने लगी। क्या मम्मी, आप भी ना? कहते हुए प्रिया रसोई में चली गई। कुछ देर के इंतजार के बाद प्रिया प्राची को लेकर हॉल में आ गई। भाई साहब, ये हमारी बड़ी बेटी प्राची है, मोहन जी बोले। तो कावेरी जी ने कहा, हाँ आओ प्राची बेटा, हमारे पास आकर बैठो। तो प्राची लड़के की माँ कावेरी जी के पास आकर बैठ गई। वैसे तो बेटा, तुमने हमारे बारे में ममता जी से सब कुछ सुन ही रखा होगा, फिर भी बता दें, ये हमारा बेटा प्रशांत और ये दोनों बेटियां खुशी और रिंकी हैं। ये सुनकर प्राची धीरे से मुस्कुरा दी। बेटा, हमें पुराने ज़माने के लोगों की तरह सवाल जवाब करने नहीं आते। हम तो बस ये मानते हैं कि किसी भी शादी में लड़के और लड़की की मर्जी बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें आपस में एक दूसरे से कुछ पूछना हो तो पूछ लो। ये सुनकर प्राची और प्रशांत दोनों ही मुस्कुरा दिए। तभी प्रशांत ने कहा, मम्मी, मुझे प्राची बहुत पसंद है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप देख लीजिए। अरे बेटा, जिंदगी तो तुम दोनों को ही बितानी है, जब तुम्हें पसंद है तो मुझे तो कोई ऐतराज़ ही नहीं। वैसे भी मुझे तो प्राची देखते ही पसंद आ गई थी। कावेरी जी ने प्राची के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। तो प्राची हल्की सी मुस्कुरा दी। तभी सावित्री जी ने आंखों ही आंखों में प्राची से सहमति ली और फिर बोली, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का है। जी, हमारी प्राची को भी ये रिश्ता मंजूर है। तो फिर मिठाई हो जाए, सावित्री जी की सहेली ममता जी ने कहा। तो मोहन जी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे पता था कि ये रिश्ता पक्का है, इसीलिए मैं पहले ही मिठाई ले आया था। जाओ प्रिया बेटा, सबके लिए मिठाई ले आओ। हाँ पापा, कहते हुए प्रिया सबके लिए मिठाई लाने चली गई। तभी कावेरी जी ने कहा, भाई साहब, अब जब रिश्ता पक्का ही हो गया है तो फिर देर किस बात की, चट मंगनी पट ब्याह कर ही देते हैं। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं, अभी पंडित जी से बात करके मुहूर्त निकलवा लेते हैं। कहते हुए मोहन जी ने पंडित जी के पास फ़ोन मिलाया तो 1 महीने बाद की ही शादी की तारीख फिक्स हो गई। ये सुनकर सबके चेहरे खुशी से झूम उठे। ठीक है भाई साहब, अब हम भी चलते हैं, शादी की तैयारियां जो करनी हैं। हाथ जोड़ते हुए प्रशांत के पिता महेश जी ने कहा और वहां से निकल गई। उनके जाते ही सावित्री जी के पैर तो जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। वो बार बार भगवान को धन्यवाद दे रही थी। खैर, दोनों तरफ से शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गई और अब वो दिन भी आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। आज मोहन जी का घर रोशनी से जगमगा रहा था। सावित्री जी तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन बेचारे मोहन जी सारी व्यवस्था अकेले देखकर परेशान हो गए थे। उनकी यही कोशिश थी कहीं कोई कमी ना रह जाए। ऐसा नहीं था कि रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन मोहन जी ने सारी जिम्मेदारी स्वयं संभाल रखी थी। किसी की थोड़ी सी लापरवाही से बात बिगड़े, ये उन्हें मंजूर नहीं था। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। दुल्हन बनी प्राची बेहद खूबसूरत लग रही थी। खैर, पूरे विधि विधान के साथ दोनों की शादी संपन्न हो गई। प्राची विदा होकर
ससुराल आ गई। पूरा घर रिश्तेदारों से खचाखच भरा हुआ था। खुशी और रिंकी पूरे घर में खुशी से चहक रही थी। ना बुआ जी, भाभी का चेहरा कोई भी बिना नेक के नहीं देखेगा। मेरी भाभी चांद का टुकड़ा है, इतनी आसानी से दर्शन नहीं होने दूंगी। खुशी हाथ मटका के बोली। हाँ भाई खुशी, सुना तो हमने भी है कि प्रशांत चांद का टुकड़ा ब्याकर लाया है, लेकिन जब हम देखेंगे तभी तो बताएंगे कि बहू कैसी है। थोड़ी देर बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई। एक एक करके सभी ने प्राची को देखा और बहुत तारीफें की। अपनी प्राची की तारीफ सुनकर प्रशांत भी खुशी से फूली नहीं समा रहा था। अगले दिन प्रशांत ने प्राची से कहा, देखो प्राची, मेरा घर परिवार सब कुछ मैंने तुम्हें समर्पित किया है और इस घर में तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा। और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा। लेकिन प्राची, तुम्हें भी मेरे घर के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा करने में मेरा पूरा साथ देना होगा। तो प्राची ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, हर कदम पर मैं आपका और आपके परिवार का साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि 7 फेरों के सातों वचनों को मैं पूरे मन और वचन से कर्म के साथ निभाऊंगी। मुझे तुम पर विश्वास है प्राची, और मैं भी तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे हर सुख दुख में तुम मुझे अपने पास पाओगी। मेरे जीवन का हर कदम तुम्हारे कदम के साथ उठेगा और साथ में आगे बढ़ेगा। जीवन का सफ़र हम प्यार के और विश्वास के साथ तय करेंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी बाहर से कावेरी जी की आवाज़ आई, प्रशांत बेटा, तुम्हारी बुआजी जा रही है, उसे छोड़कर आ जाओ। हाँ माँ, अभी आया, बोलकर प्रशांत बाहर चला गया। शादी के बाद 10 दिन कैसे निकल गए उन्हें पता ही न चला। इन 10 दिनों में प्राची ने अपने ससुराल वालों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर किसी की जुबान पर सिर्फ प्राची का ही नाम था। प्राची भी इतना अच्छा ससुराल पाकर स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी। प्रशांत भी प्राची से जल्दी आने का वादा करके अपनी ड्यूटी पर लौट गया, तो प्राची भी कुछ दिनों के लिए अपने मायके लौट आई। सावित्री जी अपनी लाडली का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। प्रिया अपनी किताबों में उलझी हुई थी, उसे भी प्राची का इंतजार था। दरवाजे की घंटी बजी। अरे प्रिया, लगता है प्राची आ गई है। ये सुनते ही प्रिया दौड़कर दरवाज़ा खोलने भागी। सामने प्राची को देखकर गले से लग गई। कैसी हो दीदी? प्रिया ने आंखों में आंसू भरकर पूछा। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ दीदी, तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई, कहते हुए प्रिया बिलख कर रो पड़ी। उन्हें देखकर सावित्री जी की आंखों में भी आंसू आ गई। अरे तुम लोगों ने ये सब क्या शुरू कर दिया? बेटी ससुराल से पहली बार घर आई है तो उसका हंसी खुशी से स्वागत करो। मोहन जी प्रिया के सिर पर हाथ फेरकर बोले। पिता थे, वो प्रिया का अकेलापन महसूस कर सकते थे। प्राची बेटा, तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर हम साथ में खाना खाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। सावित्री जी ने प्राची से कहा। हाँ प्राची, आज मम्मी ने सारी चीज़ तुम्हारी पसंद की बनाई है, सुबह से रसोई में लगी है। प्रिया हंसते हुए बोली तो प्राची भी मुस्कुरा दी। मायके में रहते प्राची को कब 1 महीना हो गया, उसे पता ही न चला। एक दिन प्राची के ससुर महेश जी प्राची को लेने पहुंच गए। भाई साहब, अभी प्राची के बिना घर बहुत सुना हो गया है। उसके आ जाने से घर की दीवारें भी काटने को दौड़ती हैं, जबकि हमारे यहाँ तो 10 दिन ही रही थी, लेकिन फिर भी हमें उसकी आदत हो गई। खुशी और रिंकी तो रोज़ अपनी माँ से पूछती हैं कि भाभी कब आएगी, पर कावेरी जी ने सोचा अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए क्यों परेशान करना। लेकिन प्रशांत का फ़ोन आया था तो उसने बताया कि 1-2 दिन में वो आने वाला है, बस इसीलिए हमें यूँ अचानक प्राची को लेने आना पड़ा। तो सावित्री और मोहन जी ने एक बार फिर भारी मन से अपनी बिटिया को विदा कर दिया। प्राची भी प्रशांत से मिलने की खुशी के लिए ससुराल आ गई। मम्मी, भाभी आ गई है, खुशी जोर से चिल्लाई। ठीक है, भाभी को वहीं रुकने को कहो, घर की लक्ष्मी आई है, आरती की थाली लेकर आती हूँ। कावेरी जी ने प्राची की आरती उतारी और बड़े प्यार से
उसे घर के अंदर ले आई। थोड़ी देर में चाय नाश्ता करने के बाद प्राची मुस्कुराते हुए पति के स्वागत की तैयारी में लग गई। तभी एक जोरदार चीख से पूरा घर गूंज उठा। रिंकी खुशी, अरे ये तो मम्मी जी की आवाज़ है। प्राची भागकर बैठक में पहुंची तो देखा कि मम्मी जी सोफे पर निढाल सी बैठी थी, चीख मार मार कर रो रही थी। वहीं खुशी और रिंकी भी रोए जा रही थी। पापा जी किसी इंसान से बातें कर रहे थे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। मम्मी जी क्या हुआ है? प्राची ने कावेरी जी को संभालते हुए कहा, बेटा ये प्रशांत का दोस्त है और बता रहा है कि अभी अभी इसको मुंबई से किसी अनजान आदमी का फ़ोन आया है कि प्रशांत का एक्सीडेंट हो गया और वो मुंबई के अस्पताल में भर्ती है। महेश जी की बात सुनकर प्राची भी रोने लगी। पर पापा जी ऐसा कैसे हो सकता है? पापा जी मुझे उनके पास ले चलिए। सुनो बेटा, ज़रा उस आदमी को फिर से फ़ोन लगाओ। जी अंकल, मैं अभी उस व्यक्ति से आपकी बात करवाता हूँ। हेलो जी बोलिए, उधर से आवाज़ आई। बेटा मेरा बेटा कैसा है? अभी महेश जी ने कांपते हुए पूछा। तो उधर से आवाज़ आई, अंकल जी प्रशांत की हालत ठीक नहीं है। मेरा नाम सुमित है, आप लोग जल्दी से आ जाइए। मैंने उसे पास के अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। बेटा हम जल्दी पहुंच रहे हैं, तुम उसका ख्याल रखना। डॉक्टर जैसा भी कहें करने देना, पैसे की चिंता मत करना। जी अंकल जी। जिसको जैसे खबर मिलती गई लोग मिलने आने लगे। प्राची के मायके भी खबर कर दी गई। जी भाई साहब आप तुरंत निकलिए, मैं भी पहुंचता हूं। फिर दोनों परिवार मुंबई के लिए रवाना हो गए। अस्पताल पहुंचे ही थे। अंकल जी क्या आप प्रशांत के पिता हैं? एक अनजान व्यक्ति ने महेश जी को आवाज़ लगाई। हाँ बेटा, क्या तुम ही सुमित हो? जी अंकल जी। चलिए मैं आपको आपके बेटे के पास ले चलता हूँ। महेश जी, कावेरी जी और प्राची सुमित के पीछे पीछे चल दिए। सबके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। दिल जोरों से धड़क रहा था, कदम साथ नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक कमरे में पहुंच गए जहां प्रशांत मशीनों में घिरा हुआ था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था। कावेरी जी जोरों से रो पड़ी। प्रशांत की हालत बयां करना बहुत मुश्किल था। अंकल जी, भाभी, आप लोग धीरज से काम लीजिए। सुमित भाई ये सब कैसे हुआ? प्रशांत का दोस्त सुनील बोला, जो कि महेश जी के साथ ही आया था। सुमित कुछ बताने ही वाला था कि नर्स आ गई। मिस्टर सुमित, ये लोग कौन हैं? मरीज के पास इतनी भीड़ क्यों है? सिस्टर, हम प्रशांत के माता पिता हैं और ये प्रशांत की पत्नी है। नर्स ने प्राची को गौर से देखा और बोली, कितने दिन हुए हैं शादी को? जी अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ है। कावेरी जी धीरे से बोली। उनकी आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सुमित जी आप मेरे साथ चलिए, आपसे कुछ बात करनी है। तो सुमित नर्स के पीछे पीछे चल दिया। कुछ आगे जाकर नर्स रुक गई। सुमित जी मेरी बात मानिए तो अपने मरीज को किसी और बड़े अस्पताल में दिखाइए। वैसे तो मुझे अस्पताल प्रशासन की ओर से ऐसा सुझाव देने का कोई अधिकार नहीं है, किंतु मरीज की हालत और उस मासूम सी लड़की को देखकर मैं आपको ये सलाह दे रही हूँ। ठीक है सिस्टर, मैं प्रशांत के माता पिता से इस विषय में अभी बात करता हूँ। सुमित ने महेश जी से बात की और उसी वक्त प्रशांत को बड़े अस्पताल में भर्ती करा दिया। बेटा तुम्हें प्रशांत कैसे मिला? अंकल जी, रात को 12 बजे मैं अपने एक दोस्त की शादी से अपने घर वापस आ रहा था कि मेरी नज़र सड़क के बीचों बीच पड़े प्रशांत पर गई। सोचा कोई शराब पीकर बीच सड़क पर पड़ा है, उठाकर एक तरफ कर देता हूँ। पर पास जाकर देखा तो प्रशांत एक्सीडेंट हुआ था। पूरे शरीर पर चोट का निशान नहीं था, लेकिन सर पूरी तरह से खून का भरा पड़ा था। काफ़ी देर पहले की घटना थी, लेकिन अंकल जी मुझे महसूस हुआ कि उसमें अभी भी जान है। बस फिर क्या था, तुरंत उसे अपने दोस्तों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया। उसकी जेब से ये बटुआ और ये फ़ोन मिला और बस मैं बिना देखे जाने एक नंबर मिला दिया और फिर मेरी सुनील से बात हुई। उसके आगे तो आपको पता ही है अंकल जी। बेटा तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो, कावेरी जी ने रोते हुए कहा।
तो सुमित बोला, नहीं आंटी जी, ऐसा मत कहिए, बस भगवान को धन्यवाद दीजिए। इधर प्राची तो जब से प्रशांत से मिली थी एक बार भी उसके पास से नहीं हटी, ना किसी से कुछ बोलना और ना ही खाने पीने की सुध। बस आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। 10 दिन हो चुके थे, लेकिन प्रशांत की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। प्राची बेटा, अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो कावेरी जी को कौन संभालेगा? सावित्री जी ने कहा। तो प्राची बोली, मम्मी, उनके बिना मैं मर जाऊंगी। भगवान जी से बोलिए ना, वो प्रशांत को ठीक कर दें। प्राची रोते हुए बोलते जा रही थी तो सावित्री जी उसे सांत्वना देते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा बेटा, भगवान जी कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। पास बैठी कावेरी जी दोनों की बातें सुन रही थी। वो भी बोल पड़ी, सावित्री जी, आप ही बताइए, आपके भगवान जी ने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? सोचा था शादी होगी तो घर हंसी खुशी से गूंज उठेगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। बेटे की शादी होते ही घर में मातम छा गया। बहन जी, शुभ शुभ बोलिए, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सावित्री जी ने भरे गले से कहा। तो कावेरी जी बोली, और क्या बोलूं, सारी खुशियां मिट्टी में मिल गई। न जाने किस मुहूर्त में शादी हुई। चुप रहो कावेरी, ये अस्पताल है, और ये ख्याल तुम अपने दिमाग में भी मत लाना कि इस शादी से कुछ हुआ है। भगवान के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती, इसलिए किसी को दोष देने की बजाय भगवान से प्रार्थना करो। महेश जी बोल ही रहे थे कि तभी प्राची ने प्रशांत के शरीर में हलचल महसूस की। मम्मी देखो, प्रशांत को होश आ रहा है। प्रशांत ने अभी अभी अपना हाथ हिलाया। ये सुनकर सुनील डॉक्टर के केबिन की ओर भागा तो डॉक्टर भी तुरंत आ गए और प्रशांत को देखते ही मृत घोषित कर दिया। ये सुनकर मोहन जी और महेश जी के परिवार पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। सब दुख से भरे थे। किसी ने बेटा खोया तो किसी ने भाई, किसी ने दामाद खोया तो किसी ने सुहाग। कौन किसको संभालता? दुनिया तो सबकी उजड़ी थी। ऐसे में एक बार फिर सुमित और उसके परिवार ने सबको संभाला। सीने पर पत्थर रखकर प्रशांत का अंतिम संस्कार कर दिया। प्रशांत चला गया, जीवन भर का गम देकर। प्राची रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। प्रशांत को गए हुए 15 दिन हो गए थे। तभी एक दिन सावित्री जी ने गौर किया कि अब कावेरी जी प्राची और सावित्री से कम बातें करती। शुरू में सावित्री जी को लगा शायद बेटे के गम में खामोश हो गई हैं। फिर धीरे धीरे उनकी बातों में प्राची के लिए तानों की बौछारें आने लगीं। खुशी और रिंकी भी हर समय प्राची को घृणा की दृष्टि से देखने लगी। एक दिन सावित्री जी ने मोहन जी से कहा, सुनिए जी, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। आखिर कितने दिन यहाँ रहेंगे? हाँ सावित्री, तुम्हारी बात सही है, लेकिन प्राची को ऐसी हालत में छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। आपकी बात सही है जी, पर एक बात और। कहते कहते सावित्री जी रुक गई। और क्या बात है सावित्री, साफ साफ कहो। जी, आप तो हमेशा भाई साहब के साथ होते हैं, इसलिए हो सकता है आपको महसूस ना हो, पर मैंने देखा है कावेरी जी और उनकी दोनों बेटियां हमारी बेटी से ठीक से बातें नहीं करती। शायद वो इस पूरी घटना के लिए हमारी बेटी प्राची को ही दोषी ठहरा रही हैं। पर सावित्री, इसमें हमारी बेटी का क्या दोष? जो कुछ भी हुआ उसमें उसका भी तो सब कुछ उजड़ गया है। ठीक है, महेश जी से बात करता हूँ। अगर वो हाँ करते हैं तो कुछ दिनों के लिए हम अपनी बेटी को अपने साथ ले चलते हैं। वहाँ कुछ माहौल बदलेगा तो उसका भी मन शांत हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं भी उसको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। तभी जोर से आवाज़ आई, रिंकी, तुम प्राची से कैसे बात कर रही हो? मत भूलो वो तुम्हारी भाभी हैं। मुझे मत बताओ प्रिया दीदी। अरे जब भाई नहीं रहा तो भाभी कैसी? रिंकी, प्रिया जोर से चिल्लाई। चिल्लाइए मत, ये घर मेरा है, समझी तुम? उनकी आवाज़ सुनकर पूरा घर इकट्ठा हो गया। तभी महेश जी ने कहा, क्या हुआ प्रिया बेटा? जी अंकल जी, कुछ नहीं, प्रिया ने धीरे से कहा। तो महेश जी अपनी बेटी रिंकी से बोले, क्या हुआ रिंकी, तुम ही बताओ,
तो रिंकी चिल्लाकर बोली, एक बार नहीं 10 बार समझा चुकी हूँ कि ये प्राची मेरे पास न आया करे। इन्हें देखकर मुझे मेरे भाई की ज़्यादा याद आती है। उनके नसीब में खोट था, तभी तो मेरा भाई चला गया। रिंकी, बंद करो अपनी ये बकवास। कौन भरता है तुम्हारे दिमाग में ये सब? महेश जी ने अपनी बेटी रिंकी को डांट दिया तो रिंकी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। प्राची अपने सर को झुकाए सब बातें सुन रही थी, पर न जाने क्यों आज उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ दर्द था। तभी प्राची के पिता मोहन जी ने कहा, भाई साहब, अगर आप हाँ कहें तो प्राची को कुछ दिनों के लिए हमारे साथ भेज दीजिए। नहीं नहीं मोहन जी, बच्चों के झगड़ों में आप नाराज ना हो। महेश जी बोल पड़े। तभी सुनिए, अगर वो प्राची को ले जाना चाहते हैं तो ले जाने दीजिए। कावेरी जी ने आवाज़ लगाई तो महेश जी ने कहा, नहीं कावेरी, प्राची के जाने के बाद घर का वीरान और बढ़ जाएगा। प्रशांत के जाने का दर्द और गहरा हो जाएगा। तभी उनकी बात को बीच में काटते हुए कावेरी जी बोली, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हमारा प्रशांत जा चुका है और प्राची यहाँ रहेगी तो वो और दुखी रहेगी। जी भाई साहब, भेज दीजिए प्राची को हमारे साथ। आप जब कहेंगे हम प्राची को वापस ले आएंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जाओ प्राची बेटा, जाने की तैयारी करो। महेश जी ने कहा, पर प्राची टस से मस ना हुई। चलो प्राची, घर चलो। सावित्री जी ने कहा तो प्राची बोली, कौन सा घर मम्मी? मेरा घर तो यही है। मेरा दुख सुख सब इस घर से जुड़ा है। जो भी है सब यही है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। थोड़े दिन में वापस आ जाना बेटा। सावित्री जी ने प्राची को समझाते हुए कहा, नहीं मम्मी, मम्मी पापा ने भी तो अपना बेटा खोया है। रिंकी और खुशी ने अपना भाई खो दिया। इनका गम भी तो मेरे गम जैसा ही है। फिर मैं कैसे इनको अकेला छोड़ दूँ? पापा, इनको मेरी ज़रूरत है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। जब दिल करे खबर कर देना। कहकर मोहन जी अपनी पत्नी व छोटी बेटी के साथ घर लौट आए। सब लोग चले गए। प्राची बड़ी देर तक प्रशांत की तस्वीर को सीने से लगाए रोती रही। आ जाओ प्रशांत, तुम क्यों इतनी दूर चले गई? मैं अकेले नहीं जी सकूंगी। आ जाओ, या मुझे भी अपने पास बुला लो। प्रशांत, तुमने कहा था कि मुझे सरप्राइज दोगे। सच में प्रशांत, तुमने जीवन भर ना भूलने वाला सरप्राइज दे दिया। प्रशांत, कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे गई, पर तुम चिंता मत करना। मैंने तुम्हें जो वचन दिया था उन वचनों को मैं निभाऊंगी। मम्मी पापा मेरे रहते कभी अकेले नहीं हो सकते। मैंने तुमसे वादा किया था, मैं सारी जिंदगी उनका ख्याल रखूंगी। हाँ प्रशांत, मैं उनकी बहू हमेशा उनके साथ रहूंगी। कोशिश करूंगी कि उन्हें तुम्हारी कमी महसूस ना होने दूं। खुशी और रिंकी की पढ़ाई से लेकर शादी तक की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगी। सोचते हुए प्राची ने अचानक ही अपने आंसू पोंछे और रिंकी के कमरे में चली गई। जाकर रिंकी को आवाज़ लगाई तो रिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया। पास जाकर देखा तो रिंकी किसी किताब के पन्ने पलट रही थी। पास ही प्रशांत और रिंकी व खुशी की तस्वीर रखी थी। तस्वीर किसी रक्षाबंधन की थी। प्राची समझ गई कि रिंकी पन्ने पलटकर पढ़ने का नाटक कर रही है। रिंकी पढ़ रही हो? प्राची ने पूछा, लेकिन रिंकी फिर भी चुप ही रही। रिंकी नाराज हो? प्राची की आंखों में आंसू आ गए। रिंकी, कुछ गलती हुई तो माफ़ कर दो। देखो, अब तुम्हारे भैया नहीं रहे। हमें तो सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहना है। इस तरह नाराज होंगी तो मैं किसका मुंह देखकर जिंदा रहूंगी? अब तुम ही लोग मेरा सहारा हो। और विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी तुम्हारे भैया की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। रिंकी की आंखों में भी आंसू बह चले, लेकिन जैसे ही प्राची ने रिंकी को सीने से लगाया, तभी रिंकी ने प्राची का हाथ झटक दिया। नहीं, तुम मेरी भाभी नहीं हो। तुम तो वो मनुष्य छाया हो जिसकी परछाई पड़ते ही भैया हमें छोड़कर चले गए। अब तो हमें भी तुमसे डर लगता है। रिंकी, तुम कैसी बातें कर रही हो? प्राची दर्द से करा उठी। चली जाओ यहाँ से, और ये मनहूस सूरत लेकर मेरे सामने मत आया करो। ये सुनकर प्राची रोते हुए अपने कमरे में चली गई और अपना चेहरा दर्पण में निहारने लगी। सूना माथा, सूनी मांग,
अब बचा ही क्या था उसके चेहरे में। चेहरे की सारी रंगत तो प्रशांत के साथ ही चली गई। सही कहा रिंकी ने, मनहूसी तो हूँ मैं, जन्म जन्म का साथ निभाने की बात करने वाला प्रशांत मात्र 10 दिन उसके साथ रहा, और उन 10 दिनों में उसके हिस्से में चंद यादें ही तो आई थी, और अब उन्हीं यादों के साथ पूरी जिंदगी काटनी थी और उसे दिए गए वचनों को निभाना था। सोचते हुए प्राची ने एक बार फिर आंसू पोंछे और घड़ी पर नजर डाली। समय का पता ही न चला, 5 बज गए। पापा जी की चाय का समय हो गया। सोचते हुए प्राची रसोई की ओर चल दी, लेकिन रसोई में जाकर देखा तो कावेरी जी चाय बना चुकी थी। अरे मम्मी जी, आपने चाय क्यों बनाई? मुझे आवाज़ दे देती। कोई बात नहीं, ये तो रोज की बात है। नहीं मम्मी जी, आगे से ये नहीं होगा। अब सारे दुख भूलकर मुझे आप लोगों का ख्याल रखना है। प्राची ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा। अच्छा तो इतनी जल्दी तुम सब भूल जाओगी? सही भी है, साथ भी कितने दिन का था? मात्र 10 दिन का। अरे हमने तो उसे जन्म दिया था, पाला पोसा, कलेजा का टुकड़ा था। तुम भूल सकती हो, हम नहीं। मम्मी, प्राची ने प्रश्नवाचक भरी नज़रों से कावेरी जी की ओर देखा। कावेरी जी ने चाय ली और महेश जी के पास चली गई। प्राची को लगा अभी धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। प्रशांत के जाने से मुझे कितना फ़र्क पड़ा वो मैं ही जानती हूँ, पर मेरे दुखी रहने से सब दुखी होंगे, ये सोचकर मैं इनके सामने दुखी नहीं होना चाहती थी। पर मेरी बात को तो मम्मी जी ने उल्टा ही ले लिया। खैर कोई बात नहीं, अभी मम्मी जी, रिंकी और खुशी मुझे जानती ही कितना है। धीरे धीरे वो भी मुझे समझने लगेंगी और सब ठीक हो जाएगा। प्रशांत को गए 6 महीने हो गई। कावेरी जी, रिंकी और प्राची उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती। बेचारी प्राची किसी से कोई शिकायत नहीं करती, बस प्रशांत की तस्वीर के आगे अपने मन की बात करके दिल हल्का कर लेती। लेकिन हाँ, महेश जी प्राची को अपनी तीसरी बेटी मानने लगे थे। कई बार वो अपनी पत्नी व बेटियों के गलत व्यवहार के कारण उन्हें डांट भी देते, पर तीनों माँ बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन महेश जी ने कहा, प्राची बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी पापा जी बोलिए। बेटा मैं सोच रहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ, माहौल बदलेगा तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। नहीं पापा जी, आप लोगों को मेरी बहुत ज़रूरत है, और फिर ये मेरा अपना घर है। मुझे खुश रहने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बेटा मेरी बात मानो और कुछ दिनों के लिए घूम आओ। मोहन जी भी अक्सर मुझे फ़ोन पर कहते हैं, मैं कल ही उन्हें फ़ोन कर देता हूँ कि वो तुम्हें आकर ले जाएंगे। तो प्राची ने भी हाँ में सिर हिला दिया। उसकी सहमति पाते ही 2 दिन के बाद ही मोहन जी आकर अपनी बेटी को लेकर चले गए। जाते हुए प्राची ने अपने साथ प्रशांत की फ़ोटो भी ले ली, क्योंकि प्रशांत की ये फ़ोटो ही तो थी जो उससे बातें करती थी। मायके पहुंचकर प्राची हर समय गुमसुम रहती। प्रिया उसे बहुत समझाने की कोशिश करती, लेकिन प्राची भी क्या करे। एक दिन फ़ोन की घंटी बजी। प्राची ने फ़ोन उठाया। हेलो जी, मैं प्राची से बात करना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए, मैं प्राची ही बोल रही हूँ। प्राची, मैं सुमित बोल रहा हूँ। मुंबई में आपसे अस्पताल में मिला था। ओ आप, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आज किसी काम से आपके शहर आया था, तो सोचा आप सबसे मिलकर चलूं। जी आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैं आपके ससुराल गया था आप सबसे मिलने के लिए, तो उन्होंने बताया कि आप मायके में हैं, बस वहीं से आपका नंबर ले लिया। अच्छा जी ठीक है, आप मेरे मायके आ जाइए। 1 घंटे बाद सुमित प्राची के घर पहुंच गया, तो सामने प्राची को देखते ही उसका दिल भर आया। आओ बेटा। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? क्या बोलूं बेटा, जिस बाप की बेटी के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, वो बाप कैसे सुखी हो सकता है। तभी सावित्री जी भी आ गई। सभी लोग बहुत देर तक बातें करते रहे। प्राची बेटा चाय बनाओ और सुमित के खाने का इंतजाम करो। तो प्राची उठकर रसोई में चली गई। नहीं अंकल जी, मैं तो बस आप सबसे मिलने के लिए चला आया, खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंकल जी, मेरे विचार में प्राची को आगे की पढ़ाई के विषय में
विचार करना चाहिए। वैसे प्राची ने आपको कभी बताया कि वो जीवन में क्या करना चाहती है? बिल्कुल बेटा, मेरी प्राची डॉक्टर बनना चाहती थी, किंतु भाग्य के खेल से कौन अछूता रहा है। उसकी तकदीर उसके सपनों पर भारी हो गई। अंकल जी, निराश मत होइए। ये समय है, कभी अच्छा आता है तो कभी बुरा, लेकिन प्राची को सब भुलाकर आगे बढ़ना होगा। तभी प्राची चाय लेकर आ गई। प्राची जी, जीवन रुकने का नहीं, निरंतर चलते रहने का नाम है। प्रशांत की यादें आपको आत्मिक सुख दे सकती हैं, लेकिन इन यादों को पैरों की बेड़ी बनाना ठीक नहीं। जीवन में आगे बढ़ते रहो, सुमित ने प्राची को समझाते हुए कहा। लेकिन प्राची चुप रही। थोड़ी देर बाद नाश्ता पानी करके सुमित वहाँ से चला गया। उसके जाते ही, प्राची, सुमित ठीक कर रहा है, तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम चाहो तो अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर सकती हो। नहीं पापा जी, अब मेरे जीवन का सिर्फ एक मकसद है, प्रशांत के परिवार की देखभाल करना। पापा जी, मैं उनका इतना ख्याल रखूंगी कि वो मुझे अपनी बहू से बेटी कहने लगेंगी। प्राची बेटा, ये तुम्हारी भावना है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं। और फिर मैंने तुम्हारी सास और नंदों को देखा है। रिंकी तो उस हादसे के लिए तुम्हें ही दोषी ठहराती है, सावित्री जी ने उसे समझाते हुए कहा। तो प्राची बोली, मम्मी, रिंकी अभी बच्ची है, और फिर मैंने प्रशांत को वचन दिया था। कहते कहते प्राची रो पड़ी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा, कहकर मोहन जी चुप हो गए। समय बीता। प्राची को मायके आए हुए 6 महीने से अधिक हो गए थे। ससुराल से किसी ने उसकी सुध नहीं ली। वो ही फ़ोन करके हाल चाल लेती रहती। कुछ दिन तो कावेरी जी ने उसका फ़ोन उठाया, किंतु बाद में या तो वो फ़ोन ही नहीं उठाती, या फिर हाँ या ना करके बात ख़त्म कर देती। तो एक दिन प्राची ने सावित्री जी से कहा, मम्मी, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। मुझे पापा मम्मी की बहुत याद आ रही है। मुझे भी उनका इंतज़ार रहता है, और वैसे भी मेरे तो नसीब में ही इंतज़ार लिखा है, कभी ख़त्म न होने वाला इंतज़ार। जानती हूँ अब प्रशांत कभी नहीं आएंगे, फिर भी उनका इंतज़ार रहता है कि शायद कभी आकर वो मुझे चौंका दे। और फिर पापा जी तो बीमार रहते हैं, वो मुझे कैसे लेने आ सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी। मोहन जी से बात की तो वो भी मान गई, और अगले ही दिन अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने जाने की बात कह दी। तो प्राची के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन प्रशांत की याद आते ही वो अपनी भावनाओं पर काबू ना रख सकी और फूट फूट कर रोने लगी। सावित्री जी ने उसे सीने से लगा लिया। अरे मेरी बहादुर बेटी रो रही है। सावित्री जी की आंखों में भी आंसू भर निकले। मम्मी, आज प्रशांत की बहुत याद आ रही है। बेटा, जो होना था सो हो गया। सब कुछ बहुत कष्टकारी था, पर कब तक इन आंसुओं के सहारे जिंदगी कटेगी। परेशान मत हो, भगवान ने कुछ अच्छा भी सोचा होगा। भगवान पर विश्वास रखो, सावित्री जी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा। तभी फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो उनकी सहेली ममता का फ़ोन था। हेलो, हेलो सावित्री, ये क्या किया तुम लोगों ने? ममता जी गुस्से से बोली। तो सावित्री जी ने कहा, क्या हुआ ममता, क्या किया हमने? सावित्री, परसों महेश भैया का देहांत हो गया, और आपके यहाँ से कोई भी नहीं आया। अरे कम से कम प्राची को ही भेज दिया होता। क्या बात कर रही हो ममता, हमें इस विषय में कोई खोज खबर नहीं है। पर सावित्री, कावेरी भाभी तो रो रो कर बोल रही थी कि उन्होंने आपको 15 दिन पहले फ़ोन कर दिया था। झूठ बोलती है वो। पिछले 6 महीने से उन्होंने एक बार भी फ़ोन करके प्राची का हालचाल नहीं पूछा। और कुछ दिन पहले जब महेश भाई साहब से हमारी बात हुई तो वो ठीक बता रहे थे। सावित्री, मुझे आपकी बात पर विश्वास है। मैं कावेरी भाभी को भी भली भांति जानती हूँ, लेकिन मेरे विचार से आप जल्दी से जल्दी प्राची को लेकर वहाँ पहुँचे। बिल्कुल ममता, अगर तुम्हारा फ़ोन नहीं भी आता ना, तो भी आज प्राची और उसके पापा उसके ससुराल जा रहे थे। अब मैं भी जाऊंगी। ठीक है सावित्री, कहकर ममता ने फ़ोन रख दिया और प्राची को सारी बात बताई। तो उसी समय सभी लोग प्राची के ससुराल के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचे तो प्राची को देखते ही
कावेरी जी जोर से चीखने लगी। खबरदार, अगर घर के अंदर पैर रखा तो। बहन जी, भाई साहब के जाने का हमें भी बहुत दुख है और हमें तो आज ही पता चला, मोहन जी ने अपनी बात रखते हुए कहा। तो कावेरी जी बोली, मोहन जी, आपसे हमारा कोई संबंध नहीं है। आपकी बेटी अब सगुनी है, आते ही मेरे बेटे को खा गई और अब मेरा सुहाग उजड़ गया। इसके आते ही मेरा घर संसार उजड़ गया। चले जाइए यहाँ से। बहन जी, ये समय नहीं है ऐसी बातों का। और फिर मेरी बेटी ने भी तो बहुत कुछ खोया है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अब मेरे पास सहारे के नाम पर मेरी बेटियां ही बची हैं और मैं नहीं चाहती कि इसकी मनुष्यत का साया मेरी बेटियों पर पड़े। चली जाओ यहाँ से। इतना कहकर कावेरी जी ने प्राची को धक्का दे दिया। कावेरी जी की जली कटी बातें सुनकर प्राची पत्थर हो गई और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गई। मोहन जी और सावित्री जी भी रोते हुए प्राची के पीछे पीछे चल दिए। प्राची घर लौट आई और कई दिनों तक रोती रही। फिर अपने आप को समझाया कि ऐसे कब तक रोती रहूंगी। एक ससुर था जो उसे अपनी बेटी मानता था, वो भी चला गया, तो अब सास तो उसे उस घर में पैर भी नहीं रखने देगी। तो क्यों ना अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा जाए। यही सोचकर उसने एक दिन अपने पापा से कहा, पापा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। यह सुनकर मोहन जी और सावित्री जी भी खुश हो गई और समझ गए कि प्राची ने परिस्थितियों से तालमेल बिठाना शुरू कर दिया है। अब प्राची और प्रिया एक साथ पढ़ती और हंसती बोलती। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो जीवन में कभी ख़त्म तो नहीं होते, लेकिन समय के साथ कम जरूर हो जाते हैं। प्राची के साथ भी यही हुआ और इस तरह पहली बार में ही नीट की परीक्षा पास कर प्राची ने मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी। इधर सुमित भी प्राची को पूरा सहयोग देता। मम्मी, आप एक बार प्राची से मिल तो लीजिए, सुमित ने अपनी माँ विमला जी से कहा। तो विमला जी चिढ़ते हुए बोली, बेटा, पागल मत बनो। तुम्हारे लिए लड़कियों की क्या कमी है जो तुम उस विधवा से शादी करने की जिद कर बैठे हो। मम्मी, प्राची ने मात्र 10 दिन पति के साथ समय बिताया है और उन 10 दिनों का बोझ लेकर प्राची सारी जिंदगी सजा बनकर रह जाएगी। बेटा, तुम्हारी 2 बहनें भी हैं, कभी सोचा है उनकी शादी कैसे होगी। मम्मी, मेरी शादी से उनकी शादी का क्या संबंध है। बेटा, ये तुम्हारे लिए आसान है, हमारे लिए नहीं। ये समाज ऐसी शादियों को कभी स्वीकार नहीं करता। प्राची को लेकर जिस गली से निकलोगे, लोग यही कहेंगे कि ये वही लड़की है जिसकी दूसरी शादी हुई है, और फिर धीमे से तंज कसेंगे कि जरूर लड़के में ही कुछ कमी होगी, तभी ऐसी लड़की को स्वीकार किया। मम्मी, मुझे समाज की चिंता नहीं है। ये समाज तब सामने क्यों नहीं आया जब प्राची को उसके पति की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया, उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया, और भगवान ना करे ऐसा कोई हादसा हमारी दोनों बहनों के साथ हो जाता तो भी आप ऐसा ही सोचती। सुमित, ऐसी अशुभ बातें करती तुम्हें शर्म नहीं आती। मम्मी, शुभ अशुभ कुछ भी नहीं होता, सब हमारे मन की भावनाएं हैं। और फिर जो बात सुनकर आप इतनी नाराज हो रही हैं वो प्राची पर बीत रही है। मम्मी, आपके लिए समाज ज़्यादा ज़रूरी है या मेरी खुशियाँ। बेटा, ये प्यार कहीं दया तो नहीं है। मम्मी, चाहे तुम कुछ भी समझो, प्राची के पापा ने मुझसे विनती की है और मैं भी प्राची को इस तरह दुखी नहीं देखना चाहता। सुमित की माँ विमला जी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। तभी उसके पिता रमेश जी भी आ गई। देखो बेटा, तुम जो कदम उठाने जा रहे हो वो आसान नहीं है। हमारे समाज में विधवा से विवाह एक ऐसी समस्या है जिसे खत्म करना तो सब चाहते हैं। विधवा स्त्री से सभी सहानुभूति रखते हैं, लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। बेटा, तुम्हारी माँ भी उन्हीं लोगों में से एक है, पर मुझे खुशी है कि तुमने मेरी शिक्षा का मान रखा। लेकिन बेटा, तुम्हारा ये निर्णय भी आसान नहीं है। तुम्हें लोगों के कटाक्ष का सामना करना पड़ेगा। क्या ऐसे में तुम अपने निर्णय पर काबू रख पाओगे? जी पापा जी, मैंने बहुत सोच समझकर ये निर्णय लिया है। मुझे आपकी शिक्षा और अपने ऊपर पूरा विश्वास है। तो फिर ठीक है बेटा, हम भी प्राची से मिलना चाहते हैं। धन्यवाद पापा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी।
पापा जी, अभी मोहन अंकल जी को खबर कर देता हूँ कि हम उनसे मिलने आ रहे हैं। अगले दिन ही सुमित अपने परिवार के साथ मोहन जी के घर पहुँच गया। मम्मी, सुमित के मम्मी पापा क्यों आए हैं? प्राची ने सावित्री जी से पूछा। पता नहीं बेटा, हो सकता है यहाँ किसी से मिलने आए हों और इसीलिए हमसे भी मिलने आ गए हों। सारी औपचारिकता खत्म होने के बाद सुमित के पिता रमेश जी ने कहा, बेटा प्राची, हम यहाँ तुमसे ही मिलने आए हैं और मैं जो भी कहूँगा स्पष्ट कहूँगा। बेटा, सुमित तुम्हें बहुत पसंद करता है, क्या तुम भी उससे शादी के लिए तैयार हो? प्राची ने अपने पिता की ओर देखा। मोहन जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जैसे ये बात उन्हें पहले से ही पता हो। अंकल जी, वो मेरी पढ़ाई। प्राची की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। कोई बात नहीं बेटा, तुम एक शिक्षक की बहू बन रही हो, तुम्हारी पढ़ाई पर कोई रुकावट नहीं होगी। जी, मैं सुमित से अकेले में बात करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस तुम शादी के लिए मना मत करना। विमला जी ने हंसते हुए कहा। सुमित जी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। पर क्यों प्राची? सुमित जी, आपके एक फ़ोन ने मेरी सोच को एक दिन में ही बदल दिया। आपने सिर्फ इतना ही कहा था कि ज़िंदगी अगर किसी मकसद के साथ जी जाए तो आसान हो जाती है, तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। बस उसी उम्मीद से मैंने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया, क्योंकि भगवान ने जो जीवन दिया है उसे जीना ही पड़ेगा। और फिर डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे मैं खुश भी रहने लगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रशांत को भूल गई। सुमित जी, मैंने प्रशांत को वचन दिया था कि मैं जीवन भर उसके परिवार को अपना परिवार मानूंगी। मैं उनको दिया वचन नहीं तोड़ सकती। वो मुझे अपना नहीं मानते, पर मेरे लिए वो सर्वोपरि हैं। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। प्राची, किस दुनिया में जी रही हो? होश में आओ। प्रशांत इस दुनिया से जा चुके हैं और उनका परिवार भी तुम्हें पूरी तरह से भुला चुका है। इंसानियत के नाते मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा उस परिवार का ख्याल रखने के लिए, बल्कि तुम्हारा साथ दूंगा, किंतु एक वचन के लिए अपनी सारी जिंदगी एक कुएं में मेंढक बनकर रह जाना क्या ठीक है? प्राची, जिंदगी को जिंदा दिल से जीऊं। जिंदगी उतनी कठिन भी नहीं जितना हम समझ लेते हैं। जिंदगी बहुत आसान है, बस जीने की कला आनी चाहिए। जीवन की चुनौतियों का सामना करना आना चाहिए। शादी का मतलब बंधन नहीं होता। शादी का मतलब है जब दो लोग मिलकर जिंदगी को खुशहाल बनाते हैं, जिंदगी को और आसान बनाते हैं। ये मेरे विचार हैं और मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। इतना कहकर सुमित कमरे से बाहर चला गया तो प्राची की निगाहें दीवार पर लगी प्रशांत की तस्वीर पर टिक गई। प्राची बहुत देर तक सुमित की बातों पर विचार करती रही और फिर प्रशांत की तस्वीर को दीवार से निकालकर अलमारी में रख दी और चल पड़ी जीवन की अगली पारी को खेलने। बाहर आकर उसने शादी के लिए हाँ कर दी तो सब लोग बहुत खुश हो गई। प्रिया भी प्राची के निर्णय से बहुत खुश थी, क्योंकि प्रिया ने भी खुद से वादा किया था कि जब तक प्राची का दूसरा घर नहीं बस जाता वो भी शादी नहीं करेगी। खैर, एक बार फिर प्राची शादी के बंधन में बंध गई। ससुराल में प्राची को बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा था। सुमित का परिवार उसे महसूस ही नहीं होने देता कि उसका एक दर्द भरा इतिहास भी है। अगर प्राची और सुमित के रिश्ते के विषय पर कोई सवाल भी उठाता तो स्वयं विमला जी आगे बढ़कर जवाब दे देती। इस तरह धीरे धीरे लोगों ने बातें बनाना भी बंद कर दी। समय बीता और प्राची की शादी के 5 साल बीत गए। उसकी मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। अब वो उसी शहर के अस्पताल में नौकरी कर रही थी। एक दिन वो अस्पताल में राउंड पर निकली हुई थी। अपने स्वभाव के कारण सभी मरीज और अस्पताल के अन्य कर्मचारी उसे बहुत पसंद करते थे। वो उधर घूम ही रही थी कि तभी किसी ने आवाज़ दी, प्राची। अपना नाम सुनकर प्राची के कदम अपने आप रुक गए। उसने मुड़कर देखा तो आवाज़ की तरह चेहरा भी जाना पहचाना लगा। प्राची स्वयं को रोक ना सकी और उस अजनबी की ओर बढ़ गई। पास जाकर देखा तो प्राची की आंखों में अपने आप ही आंसू छलक आई।
प्राची ने स्वयं की भावनाओं पर काबू किया और बोली, आप और यहाँ, और ये कौन है? प्राची ने बिस्तर पर पड़े मरीज की ओर देखकर पहचानने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ बेटा मैं, और ये रिंकी है। वो महिला कोई और नहीं बल्कि प्राची की पहली सास कावेरी जी थी। बेटा, ये हमारी रिंकी है। इसके ऊपर चाकू से हमला हुआ है। एक लड़के ने कल रात इसे चाकू मार दिया। ठीक है, आप परेशान मत होइए, प्राची ने कहा और नर्स से बोली। नर्स, रात में कौन से डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात थे? मैडम, कल रात डॉक्टर अखिलेश ड्यूटी पर थे। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, रिंकी को कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी डॉक्टर से बात करती हूँ, कहकर प्राची डॉक्टर के पास आ गई। डॉक्टर, रिंकी की हालत कल रात बहुत खराब थी और ये पुलिस केस भी है। डॉक्टर, अभी रिंकी की क्या स्थिति है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। डॉक्टर, मैं उसकी केस फाइल देखना चाहती हूँ और उसका केस खुद अपने हाथों में लेना चाहती हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। प्राची की बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, हाँ प्राची, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक सवाल, क्या मरीज से आपका कोई खास रिश्ता है? रिश्ता उस वादे का है जो मैंने वर्षों पहले किसी से किया था, लेकिन शायद ठीक से निभा नहीं पाई। ठीक है, आपको मैं ये केस सौंप रहा हूँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अभी डॉक्टर अखिलेश और प्राची के बीच में बातें चल ही रही थी कि नर्स दौड़ते हुए कैबिन में आई। डॉक्टर, कल रात वाली मरीज की हालत बहुत बिगड़ गई है, उसे खून की उल्टी हो रही है। ये सुनकर प्राची और डॉक्टर अखिलेश दौड़कर रिंकी के पास पहुंचे, लेकिन तब तक रिंकी दम तोड़ चुकी थी। डॉक्टर, यूं अचानक? प्राची ने धीरे से पूछा। हाँ, उनके पेट में गहराई से घाव होने के कारण, पेट के अंदर अधिक रक्त स्त्राव होने के कारण ये सब हुआ है। ये सुनकर प्राची की आंखों से आंसू बह चले। कावेरी जी भी जोर जोर से रो रही थी। उनकी बेटी रिंकी भी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। आज एक बार फिर प्राची को प्रशांत को दिया हुआ वचन याद आ गया। आज उसे एहसास हुआ कि वो कितनी स्वार्थी है। अपने स्वार्थ के लिए उसने प्रशांत के परिवार को बेसहारा छोड़ दिया, और इसीलिए आज रिंकी और कावेरी जी इस हालत में है। प्राची की आत्मा उसे धिक्कार रही थी। प्राची, मेरी रिंकी चली गई, मेरी बेटी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। कावेरी जी का रुदन सुनकर हर आने वाले की आंखें नम हो गई। थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई और रिंकी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब सवाल ये था कि कावेरी जी कहाँ जाए। वैसे तो उनका अपना घर भी था, किंतु इस हालत में उन्हें अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं था। प्राची ने कावेरी जी से पूछा कि खुशी कहाँ है? बेटा, खुशी तो हमें बहुत पहले ही छोड़कर जा चुकी है, किसी लड़के के साथ। अब रिंकी भी छोड़कर चली गई। आज प्राची की आत्मा भी रो रही थी। उसने स्वयं को संभाला और सुमित को फ़ोन लगाया। हेलो सुमित, क्या आप दुकान बंद करके घर आ सकते हैं? क्यों प्राची, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? सुमित, आज तुम्हारी प्राची को तुम्हारी ज़रूरत है। कहते कहते प्राची रो पड़ी। देखो प्राची, रो मत, मैं अभी घर पहुंचता हूँ। सुमित घबरा कर घर पहुंचा। उसी समय प्राची भी घर पहुंच गई। साथ में कावेरी जी भी थी। दोनों की आंखों में आंसू थे। क्या हुआ प्राची, और ये कौन है? सुमित ने कावेरी जी को गौर से देखा और बोला, आंटी जी आप यहाँ इस तरह? बेटा, मेरी रिंकी चली गई। कैसे आंटी जी? सुमित ने हैरानी से पूछा। बेटा, तुम्हारे अंकल जी के जाने के बाद मैं, रिंकी और खुशी बहुत अकेली हो गए थे, जिसका लोगों ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। गली के लड़के आते जाते खुशी और रिंकी को छेड़ते। एक दो बार उसकी शादी की बात भी चली, लेकिन लोगों ने लड़के वालों को भड़का के रिश्ता भी नहीं होने दिया। तो फिर हम माँ बेटी गांव छोड़कर यहाँ मुंबई शहर में आ गई। बदनसीबी ने हमारा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। वो गुंडे हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए, और फिर कल रात के अंधेरे में उन्होंने रिंकी से बदतमीजी करने की कोशिश की और रिंकी के विरोध करने पर उसे चाकू मार दिया। आपने पुलिस की सहायता नहीं ली? नहीं बेटा, समाज में बदनामी के डर से कभी पुलिस में शिकायत नहीं की। सभी लोग चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। अब आप क्या करेंगी? सुमित की माँ विमला जी ने पूछा।
जी अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, जहाँ भगवान भेजेंगे चली जाऊंगी। अस्पताल और पुलिस की सारी औपचारिकता पूरी हो जाने के बाद कहीं भी चली जाऊंगी, कावेरी जी ने लंबी आह भरते हुए कहा। अगले दिन सुमित ने ही रिंकी का अंतिम संस्कार किया। कावेरी जी प्राची के ससुराल में उसका मान सम्मान और सबका आपसी प्यार देखकर मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी। ऐसा लाड़ दुलार वो भी प्राची पर लुटा सकती थी। प्रशांत के जाने के बाद प्राची को उनके प्यार और सहयोग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, प्राची को मनहूस कहकर धक्के मारकर निकाल दिया। महेश जी भी इसी दुख में बीमार रहने लगे। अंतिम समय में प्राची को याद करते रहे, लेकिन कावेरी जी ने प्राची को खबर तक नहीं की। प्रशांत और महेश जी के जाने के बाद यदि प्राची साथ होती तो रिंकी और खुशी के ऊपर कोई भी बुरी नज़र नहीं डालता। लोगों को एक डर होता, लेकिन कावेरी जी ने तो अपने पैरों में स्वयं ही कुल्हाड़ी मार ली थी, जिसका अंजाम आज सामने था। सच में आज कावेरी जी खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रही थी। 2 दिन बाद कावेरी जी दोपहर में आराम कर रही थी, तभी रमेश जी सुमित के कमरे में गए। सुमित बेटा, कावेरी जी के बारे में क्या सोचा है? पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अब उनके आगे पीछे भी कोई नहीं, आखिर रिश्तेदारों के पास भी कितना दिन रहेंगी, आय का भी कोई साधन नहीं बचा। प्राची बेटा, तुम्हारा क्या कहना है इस विषय में? प्राची ने कोई जवाब नहीं दिया। तो विमला, तुम ही कुछ बोलो, रमेश जी ने कहा। तो विमला जी बोली, देखो जी, कावेरी जी को हम अपनी तरफ से जाने के लिए कभी नहीं कह सकते हैं। आखिर वो दुखियारी कहाँ जाएगी? उन्होंने प्राची के साथ जो भी किया उसका उन्हें पछतावा भी है। प्राची बेटा, अगर तुम कुछ कहना चाहो तो कह सकती हो। भले ही उस घर में तुम्हारा सिंदूर का रिश्ता खत्म हो गया हो, लेकिन इंसानियत का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। ये सुनकर प्राची विमला जी के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी जी, मैंने प्रशांत को वचन दिया था, मैं उसके परिवार को हमेशा अपना परिवार मानूंगी, लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। फिर सुमित की तरफ देखते हुए प्राची ने कहा, सुमित, मुझे गलत मत समझना, मैं आज भी तन मन से पूरी तरह से आपकी हूँ, लेकिन वो वादा पूरा करना चाहती हूँ। प्राची, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो। प्रशांत का जाना एक हादसा था। मुझे खुशी है कि तुम अपनी बात की पक्की हो, वादा करके निभाना जानती हो। और फिर प्राची, रिंकी का अंतिम संस्कार करके मैंने भी तो भाई का रिश्ता निभाया है, तो अब कावेरी जी मेरी माँ की तरह है। पापा जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो कावेरी आंटी को हम अपने साथ ही रख लें। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे नाज है अपनी परवरिश पर, रमेश जी ने सुमित के सर पर हाथ रखते हुए कहा। और फिर प्राची से बोले, वाह बेटा, बहू हो तो तुम्हारे जैसी, जो हर हाल में अपने वचन निभाने जानती हो। प्रशांत के जाने के बाद भी तुम अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे नहीं रही। शाबाश बेटा। विमला, तुम्हें कावेरी जी के यहाँ रहने से कोई ऐतराज़ तो नहीं? रमेश जी ने विमला जी से पूछा। जी नहीं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि घर के अंदर ही एक सहेली मिल जाएगी। तो फिर चलो कावेरी जी को भी ये खुशखबरी दे देते हैं। कहते हुए सब लोग बाहर आ गई तो कावेरी जी आंखें बंद किए सोने की मुद्रा में थी, लेकिन सबके आने की आहट से वो उठकर बैठ गई। कावेरी जी, आज से आप इस घर में रहेंगी, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आज से आप मेरी छोटी बहन हैं और ये आपके बेटे बहू हैं। किस्मत का लेख देखिए, एक बार फिर आपकी बहू आपके पास आ ही गई। पर बहन जी, ये संभव नहीं है। कहते कहते कावेरी जी की आंखें भर आई। कावेरी, तुम जैसे विमला जी की बहन हो, वैसे ही मेरी भी बहन हो, और हम में से आपके यहाँ रहने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि हमें खुशी होगी कि मेरे बेटे बहू अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से उठा रहे हैं। रमेश जी की बात सुनकर कावेरी जी की आंखें भर आई। उसने प्राची को गले से लगा लिया और सुमित के सर पर हाथ रखते हुए बोली, आज मुझे मेरा बेटा प्रशांत और बहू प्राची वापस मिल गई। ये सुनकर प्राची को भी सुकून मिला।
कि आज उसका पति को दिया हुआ वचन पूरा हो गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।